हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स परसेंटेज पार्ट 1 बेसिक लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं क्या दिया है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। इसमें ए और बी के बीच में बातें हो रही हैं। तो मान लो कि एक ए है और एक बी है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो ए है वो बी की आय से 25% कम है ए की आय। तो ए किस पे डिपेंड हो गया बेटे, बी के ऊपर डिपेंड हो गया। तो हमको क्या करना पड़ता है, ऐसे में हमें ये नहीं पता कि बी की आय कितनी है। ठीक है, तो बी की आय हमको क्या करना पड़ेगा, हम 100 मान के चलेंगे, ईजी हो जाता है। तो बी की आय मैंने मान लिया कि 100 है। ठीक है, जो भी उसकी इनकम है वो 100 रुपये है। तो जो ए की जो आय है वो बी की आय से 25% कम है। तो ए जो होगा वो बी से 25% कम होगा, तो ए की जो आय हो जाएगी वो हो जाएगी 75 रुपये। ठीक है, तो अब क्या कहता है कि जो बी की जो आय है वो ए की तुलना में कितना परसेंट अधिक है। तो देखो अभी तक तो हमें इतना पता चल गया कि जो ए है वो बी से 25% कम था। अब कह रहा है जो बी की जो आय है वो ए की तुलना में कितना अधिक है। अब ये जो बी है वो ए से कितना ज़्यादा है परसेंट के मामले में, समझ में आ रही है बात। पहले तो वो ये कह रहा है कि बी से ए 25% कम है, तो मैंने तो डायरेक्ट 75 लिख दिया। लेकिन अब वो कह रहा है कि बी जो है ए से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो देखो ये ए से कंपेयर कर रहा है, ध्यान रखना, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ए से जो ज़्यादा है वो कितना ज़्यादा है। पहली बात तो यहाँ से अगर मैं ज़्यादा देखूँ तो पहले तो 25 ज़्यादा है। तो मैं आपको ये वाला आंसर निकाल के बता रहा हूँ, जो बी की जो आय है वो ए की तुलना में कितना परसेंट अधिक है। तो देखो बेटे बी की जो आय है वो कितना परसेंट अधिक है। पहले तो ए से कितना ज़्यादा अधिक है, 25। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपको हमेशा जिससे वो बताता है कि जिससे अधिक है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। ए से पूछ रहा है कितना अधिक है। ठीक है ना, पहले तो मैंने बता दिया कि 25 तो ऊपर आ जाएगा आपका, और किससे अधिक है, ए से। तो ए की वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी। मेन जो है समझने वाली बात यही है, यहाँ से परसेंट निकल जाएगा। परसेंट में जिससे बात करता है बी की जो आया वो ए की तुलना में पूछ रहा है, तो पहले ए से चेक कर लो कितनी ज़्यादा अधिक है, और डिनोमिनेटर में हमेशा जिससे ज़्यादा है उसको डिनोमिनेटर में लेना है। ठीक है, तो 25 तिहाई, 25 से कम 25, 25 तिहाई 75। तो आपका आ जाएगा बेटे 100/3%। या चाहो तो आप इसको ये भी कह सकते हो 33 1/3%। तो इसका ऑप्शन नंबर बेटे हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन अगर समझ में आ जाए तो बेटे ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और कोई भी प्रॉब्लम अगर रिलेटेड आती है तो ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के प्रॉब्लम को सोल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि एक फल विक्रेता के पास जितने भी फल थे उसमें 20% सेब तथा 25% आम थे। शेष फलों की संख्या 1320 थी। उसके पास आम के कितने फल थे। देखो हमें तो पता नहीं है कि फल विक्रेता के पास टोटल जो फल थे वो कितने थे। ठीक है, इसमें ये तो हमें पता चल गया कि जितने भी फल थे उसका 20% तो सेब थे और 25% आम के थे। तो एक बात बताओ, अगर मान लो एप्पल के जो सेब थे, ठीक है ना, मान लो एप्पल के जो सेब थे, एप्पल को मैं ए मान लेता हूँ। ठीक है, ये एप्पल हो जाएंगे, ये मैंगो हो जाएंगे, और ये रिमेनिंग हो जाएंगे आर। ठीक है, तो एप्पल के कितने परसेंट सेब थे, तो 20% सेब थे। मैंगो के कितने थे, 25% सेब थे। ठीक है, अब क्या कहता है, जो बचे हुए जो फल हैं उनकी संख्या 1320 थी। तो यहाँ पे जो है देखो 20% अगर सेब होंगे और 25% अगर आम होंगे, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, ठीक है ना, तो ये 45% हो जाएंगे। तो बचे कितने परसेंट जो आपके फल हैं, तो वो बचे बेटे 45 तो ये हो गए। तो 100 में से अगर मैं 45 माइनस कर दूँ, हमेशा बेटे 100% को ही लेके चलते हैं। कंप्लीट जो होता है वो 100% ही होता है। तो ये जो रिमेनिंग फल होंगे वो आपके हो जाएंगे 55%। ठीक है, तो 100 में से 45 माइनस कर देंगे आम और सेब को दोनों को ऐड करके, तो बचे हुए फल आपके निकल जाएंगे। तो कह रहा है उसके पास आम के कितने फल थे। तो देखो बचे हुए फल जो हैं वो आपकी संख्या दे रखी है। ठीक है, और ये हैं कितनी परसेंट में, 55%। तो मैंने मान लिया कि जो
टोटल जो फल थे वो x थे। कितने थे? x। तो अब 55% जो है, 55% ऑफ x जो टोटल फल हैं, इनका जो 55% है जो बचा, टोटल फल का जो 55% जो बचा हुआ है, ये बराबर दिखा रहा है आपका, कह रहा है ना रिमेनिंग 55% बचे हैं। तो ये 55% जो हैं इस टोटल फल के, ये जो मैंने x माना है ये टोटल फल है, इसका जो 55% है वो शेष फलों के बराबर हो जाएगी। कितना? 1320 के बराबर। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। देखो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0। ठीक है। x इक्वल टू 1320 हमारा ये हो जाएगा, 20 चला जाएगा बेटे इधर मल्टीप्लाई में, ठीक है, क्रॉस में, और अपॉन में आ जाएगा 11। 11 से काटो, 11 कम 11, कितना बचेगा बेटे? 2, 11 दूनी 22, 0। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे? 12 दूनी 24, और आपके 2 जीरो हमारे हैं इसमें। तो टोटल जो फलों की संख्या है, ठीक है ना, फल विक्रेता के पास, वो है बेटे 2400। ठीक है। उसके पास आम के कितने फल थे वो ये पूछ रहा है। आम के कितने फल थे बेटे? 25%। तो इसका 2400 का टोटल का 25% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इसका 25% निकालने जाऊँ तो 25/100 हो जाएगा। परसेंट निकालना बेटे किसी का भी अगर निकालना होता है, जितना भी निकालना होता है, जितना परसेंट कह रहा है वो आप बटे में 100 कर दो, परसेंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। तो देखो यहाँ से 25 चौका 100, अपॉन में 4 है, इसे डिवाइड कर देंगे, 4 6 24, 0 0। तो आम के जो फल थे उसके पास कितने थे बेटे? 600। ठीक है ना। तो उसके पास जो भी आम के फल थे वो कितने थे? 600। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 42% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 435 रुपये हो तो उसकी मासिक आय क्या थी? एक बात बताओ। अब बात ये आती है कि जो व्यक्ति है उसकी आय जो है कितनी है वो पूछ रहा है, और कह रहा है कि जो मासिक जो उसकी आय है उसका 42% वो बचत कर रहा है, उसका 42% बचत कर रहा है। तो आय तो हमें पता नहीं है, तो मैंने मान लिया उसकी मासिक आय कितनी है? 100 रुपये है। तो 100 मैं क्यों मान के चलता हूँ बेटे कि 100 में क्या होता है, अगर वो 15% की बात करता है तो 100 का 15% 15 ही होता है, 100 का 30% की बात करता है तो 30 ही होता है। तो इसीलिए हम 100 को मानते हैं जिससे ईजी हो जाए। ठीक है ना। तो 100 में परसेंट डायरेक्ट नंबर होते हैं, जितने परसेंट की बात करेगा उतना ही होता है। तो मैंने मान लिया कि उसकी मासिक आय 100 रुपये है, कह रहा 42% बचत कर रहा है, तो इसका मतलब 42 रुपये बचत कर रहा है। तो 42% मान लो कि उसकी 42% अगर वो बचत करता है, तो परसेंट दोनों को ही मान के चलते हैं, चाहे मर्जी आपकी, तो 42 रुपये बचत कर लेगा। तो बचेगा कितना उसका? ठीक है ना, ये बचत कर रहा है ना, तो अगर उसकी आय में से अगर बचत में माइनस कर दूं तो बाकी जो वैल्यू हमारी आएगी वो आएगी खर्च की, जो इसके बराबर हो जाएगी। देखो उसका खर्च है ना 435 रुपये है, और हमारा देखो यहाँ पे खर्च कितना आया है? 100 रुपये अगर आए थी, 42 रुपये, 42% बचत कर रहा है, तो 42% 100 का अगर मैं निकालूँ, देखो अगर मैं 100 का 42% निकालूँ तो 42/100 हो जाएगा। वही परसेंट ऐसे निकलता है, 100 से 100 कट जाएगा, 42 रुपये आ गए। तो इसीलिए मैं 100 मान के चलता हूँ कि डायरेक्ट ही उसका परसेंट जो भी होगा वो डायरेक्ट ही आ जाता है। ठीक है। तो 100 रुपये उसकी आय मान ली मैंने, 42 रुपये उसका बचत हो गया। तो 100 में से अगर मैं 42 घटाऊँ तो बेटे आ जाएगा आपका 58। तो 58 रुपये क्या हो गया उसका खर्च। तो अगर इसका 58 रुपये खर्च हो गया तो इस खर्च के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसने दे रखा है खर्च। तो 58 रुपये जो उसका खर्च है, ठीक है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा? 435 रुपये के। तो अभी एक बात बताओ, पूछा उसकी मासिक आय क्या थी, मैंने उसकी मासिक आय क्या मानी थी बेटे? 100 रुपये। तो अब मुझे यहाँ को इस 58 को मुझे 100 बनाना पड़ेगा। या तो एक तरीका ये है कि डायरेक्ट मैं जो है 100/58 करके बोथ साइड गुणा कर दूँ, तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको सर जी कैसे एकदम से कर दिया। मैं इसको एक काम करता हूँ, पहले मैं इसकी 1 बना देता हूँ। ठीक है ना। 1 बराबर हो जाएगा 435/58। ठीक है बेटे, ये अपॉन में ले लिया मैंने, 58 को 1 × 58 बोलते हैं, 58 डिनोमिनेटर में चला गया हमारा। ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब हम इस 1 को, ये जो 1 है, ये उसकी मासिक आय जो है वो 100 रुपये थी, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है। इधर भी 100 से गुणा कर देंगे, जो भी वैल्यू काम करते हैं हम बोथ साइड करते हैं, जिससे अगर मैं 100 से 100 काट भी दूं तो वो वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे तो मासिक आय मैंने बना ली 100 रुपये, अब यहाँ पे उसके जो है
टोटल मासिक आय आ जाएगी जो मेन है, ठीक है ना। मतलब कि 435 खर्च के बराबर दिखाया ना, तो अब इसकी मेन मासिक आय आ जाएगी। हमने जो मानी थी उसको बराबर मैंने दिखा दिया है, देखो। तो देखो बेटे इसमें क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 नियम 18 और 2 पंजे 10, 0, ठीक है। अब ये 29 को काटो, 29 के टेबल में आएगा ये, ठीक है ना, कटेगा जरूर क्योंकि वैल्यू जो है क्लियर है, पॉइंट वाली है नहीं। तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। तो मान लो कि 29 से कम 29 हो जाएगा, बचा कितना 14, ठीक है ना, 145। तो 3 पंजे 15, तो 29 पंजे 145, तो 15 12 में चला जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट ही हमारा कट गया। तो 50 का 15 से गुणा करो, देखो कितना हो जाएगा, 0 तो ऐसे रहेगा, अब 15 पंजे 75। तो 750 रुपये जो है उसकी मासिक आय थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटे डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 32%, 44% अधिक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % अधिक है। देखो भाई, मान लो एक संख्या ए है, एक संख्या बी है, एक संख्या सी है। क्या कहता है, दो संख्या है जो तीसरी से 32% और 44% अधिक है, ठीक है ना। तो तीसरी का तो हमें पता ही नहीं है, तो ये डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन हो गया ना भाई। ये पहली संख्या मान ली, इसे भी दूसरी मान ली, उसे तीसरी मान ली। दो संख्याएं ज़्यादा हैं किससे, तीसरी से। तीसरी हमें पता ही नहीं कितनी है, तो मैंने क्या बताया था, सिंपल परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमको तीसरी संख्या मान लेते हैं कि 100 थी, ठीक है। 100 मानेंगे तभी इजीली होगा, डायरेक्ट नंबर हमको बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहली जो संख्या है वो 32% अधिक है, तो 100 से अगर 32% अधिक है तो ये हो जाएगी 132। और दूसरी वाली कितनी अधिक है, 44%, ये हो जाएगी 144। तो अब क्या कहता है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % अधिक है। ये जो दूसरी संख्या है ये पहली वाली से कितना अधिक है। तो पहली वाली से पहली बात तो कितना अधिक है पहले चेक करो। तो 32 से अगर 12 में ऐड कर दूं तो 44 हो जाएगा। तो पहली बात तो 12 अधिक है, ठीक है ना भाई। दूसरी संख्या पहली वाली से कितना अधिक है, 12 अधिक है। अब वो पूछा कितना प्रतिशत अधिक है, तो 12 अधिक और किससे अधिक है, तो ए से अधिक है, मैंने अभी बताया था आपको। तो आपका हो जाएगा 132 गुणा 100। देखो 12 कम 12, फिर 12 कम 12, तो ये हो जाएगा 100/11%। या आप चाहो तो वैसे निकाल लो बेटे, ठीक है ना। 11 निमन 99, 9 होल 1/11%। चाहे इस टाइप से फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में ले लो, चाहे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले लो, तो आपका आंसर आ जाएगा 100/11। ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी स्कूल के वर्ग 10 के प्रथम सेक्शन में 600 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया, ठीक है। फिर कहता है 500 विद्यार्थी सफल हुए, और दूसरे सेक्शन में 800 ने भाग लिया और 640 विद्यार्थी सफल हो गए। तो किस सेक्शन में परीक्षाफल अच्छा रहा तथा उसका प्रतिशत क्या था। तो देखो बेटे, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, मान लो कोई 10th क्लास है, उसमें 600 विद्यार्थियों ने पेपर दिया, उसमें 500 सफल हो गए। तो पहले का अगर मैं % निकालूं, मान लो फर्स्ट वाला है ए है, मान लो, ठीक है, 10th का एक ए सेक्शन में जो है 600 ने परीक्षा में भाग लिया और 500 सफल हो गए। तो 500 हमारे पास हुए कितने में से, 600 में से, गुणा 100। डायरेक्ट % निकालना ऐसे होता है, ठीक है। जितने पास हुए वो ऊपर और टोटल विद्यार्थी अपॉन में, और गुणा 100% निकल जाएगा डायरेक्ट। तो देखो बेटे, 2 0 से 2 0 ये कट जाएंगे आपके, तो ऊपर हो जाएगा 500/6। देखो 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 2 बचेगा, 6 3 18, फिर 2 बचेगा। तो 83.33 अप्रॉक्स % चलता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये ए का सेक्शन का आपका रिजल्ट आ गया। अब बात आती है बी की, ठीक है ना। अब कह रहा है दूसरे सेक्शन बी में, कह रहा है 800 में से 640 सफल हो गए। तो जो सफल हो गए वो तो ऊपर आ जाएंगे और 800 टोटल नीचे रहेंगे, ठीक है। और गुणा 100% निकल जाएगा यहाँ से। देखो बेटे, 0 से 0 गया, ठीक है। 8 10 पे 80, 8 8 64, ठीक है। अब बताओ, अब देखो इस 0 से ये 0 चला जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 8 की 10 से कर देंगे, 8 10 जा 80%। तो एक बात बताओ, कह रहे हैं कि किसका अच्छा रहा और किसका प्रतिशत, किस सेक्शन का परीक्षा पर अच्छा रहा था और उसका प्रतिशत क्या था। तो देखो ए का अच्छा रहा, क्यों, क्योंकि 83 है भाई, 80 से बड़ा है।
और उसका प्रतिशत क्या था, तो 83.33% था। बस कुछ भी नहीं करना है, वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं के मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी गई है। भाई देखो, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है बेटे, आपके समझने की बात है। धीरे धीरे पढ़ते रहोगे ना, डेली जो है रेगुलर अगर क्लास अगर लेते रहोगे तो काफ़ी आपके अंदर इंटेलिजेंसी आ जाएगी। ठीक है, आपको कोई भी एग्जाम हो उसको क्रैक करने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लो गेहूं का मूल्य जो है पहले क्या था बेटे, 100 रुपये था। ठीक है, कह रहा है उसके मूल्य में अगर 40% की वृद्धि कर दी गई तो नए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। तो पहले मान लो कि जो गेहूं का मूल्य था वो 100 रुपये था, और अब कितना हो गया बेटे, 40% की वृद्धि कर दी तो 140 रुपये का। ठीक है ना, मतलब वृद्धि कर दी गई है ना मूल्य में। मान लो कि 100 रुपये का 1 किलो ही था, चलो 1 किलो मान के चलते हैं, अब कितने का हो गया, 140 रुपये का 1 किलो। ठीक है ना, अब कह रहा है नए मूल्य में कितने % की कमी की जाएगी प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। तो देखो नया जो मूल्य 140 है इसमें कितने की कमी करेंगे, ये 100 रुपये प्राप्त हो जाए तो 40 की कमी करनी पड़ेगी ना। अब तो नया मूल्य 140 का हो गया, तो 40 रुपये मुझे कम करने पड़ेंगे। ठीक है ना, नया मूल्य प्राप्त करने के लिए। और करने किससे पड़ेंगे कम, नए मूल्य से। तो 140 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो आपका प्रारंभिक मूल्य अब जाके प्राप्त होगा। तो यहाँ चेक करो कितना % कम करना पड़ा। तो देखो बेटे 0 से तो 0 चला जाएगा। ठीक है ना, अब देखो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 100 की 2 से गुणा कर देंगे तो 200 हो जाएगा, 200/7 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा आपका आंसर। अभी अभी देखो इसमें जो है इसको जो है मैं मिक्स फ्रैक्शन में ले लेता हूँ, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 7 2 जा 14, यहाँ क्या बचेगा बेटे 60 हो जाएगा आपका, ये 2 है। ठीक है ना बेटे, ध्यान रखना। तो 7 8 56, 6 8 जा 56, आपका बचेगा बेटे 4 4/7, 28 4/7% आ जाएगा। तो ये बेटे इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कहता है एक शहर की जनसंख्या 60,000 है, यदि उसमें वार्षिक वृद्धि 10% की हो तो 3 वर्षों बाद जनसंख्या क्या होगी। देखो बेटे एक बात बताऊँ, इसका एक तो फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में उसका यूज होता है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ही मेरे हिसाब से उसका यूज होता है। तो हमको जो है ना परसेंट पढ़ रहे हैं हम, परसेंट से ही रिलेटेड डायरेक्ट करते हैं। तो क्या कहता है जनसंख्या 60,000 है, कितनी है 60,000। कह रहा है इसकी वार्षिक वृद्धि 10% की हो रही है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी जनसंख्या। एक बात बताऊं बेटे, जब आपका 60,000 है तो इसका 10% लास्ट का 1 जीरो छोड़ के ये सारी वैल्यू इसका 10% होगी, ध्यान रखना। 1% की बात करता है। ठीक है, तो इसमें 2 जीरो छोड़ के ये 1% हो जाएगी। तो वैल्यूज़ का परसेंट फाइंड आउट करना धीरे धीरे आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 60,000 का 1% 600, 10% 6,000। ठीक है ना, तो कह रहा है कि 10% की हर बार वृद्धि करी जा रही है, तो इसका मतलब 6,000 की वृद्धि हो रही है हर बार। तो 6 आपका जो है ना इसकी वृद्धि जो हो रही है हर बार 6,000 रुपये की हो रही है 10% की। तो पहले साल में अगर मैं 6,000 रुपये बढ़ा दूँ 10%, तो कितना हो जाएगा 66,000। ठीक है, 66,000 हो जाएगा। फिर अगले साल जो है अब फिर 10% बढ़ रही है। अब 10% किसकी बढ़ रही है बेटे, अब इसकी बढ़ रही है जो नया वाला आया है। तो अब इसका 10% कितना हो जाएगा, आपको मैंने बताया था लास्ट वाले जीरो हटा दो, ये वाली लास्ट वाली, और बाकियों को आप लिख दो, तो आपका 6600 हो जाएगा। अब इसके आगे ही जो है 6600 ऐड कर दो, फिर कितना हो जाएगा 0 0 6, 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1 और 6 1 7। ठीक है, ये पहले साल का था और ये दूसरे साल का हो गया। अब इसमें फिर एक जीरो हटा दो और 7260 को इसमें ऐड कर दो, 7260। तो देखो यहाँ पे एक जीरो ये बच रहा है, 6 ये आ जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा यहाँ से, 7 2 9 और ये 7। ठीक है, 7 2 ये 9 है। ठीक है ना, तो यहाँ से 7 9 ये 9 है, 79860 आपकी वैल्यू जो आई है यहाँ से 79860 आई है। 3 साल बाद जो है आपका जो है जनसंख्या कितनी हो जाएगी
79,860, जिसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यदि ए की आय बी से 20% कम हो, भाई एक ए है और एक बी है, तो ए किस पे डिपेंड हो गया, बी पे। तो बी मैंने मान लिया 100 रुपये उसकी आय थी, तो ए कितना हो जाएगा, 80 रुपये। ठीक है, तो कह रहा है बी की जो आय है वो ए से कितना परसेंट है। तो बी की जो आय है ये वाली, ये ए से कितना परसेंट है। तो अब तो ये तो जो है, तो ए से कितना परसेंट है, तो भाई देखो ए से पूछ रहा है ना, बी की आय कितना परसेंट है, ए से पूछ रहा है। तो ए से कितना परसेंट है, तो देखो पहली बात तो बी की, ए और ए की आय बी से 20% कम हो, ठीक है। तो बी की आय ए से कितना परसेंट है, तो देखो बेटे ये तो वही वाली बात हो गई ना भाई, बी की आय ए से कितना परसेंट है। तो पहले पता आपको कितना ज़्यादा है, पहली बात तो 20 ज़्यादा है किससे, ए से, तो बटे 80 गुणा 100। ठीक है बेटे, बात समझ में आ रही है। वो बी की आय ए से पूछ रहा है कितना ज़्यादा है। तो देखो पहली बात तो 20 ज़्यादा है, बटे किससे ज़्यादा है, ए से। तो देखो 20 चौका 80, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25% जो है अधिक है। तो ए से कितना प्रतिशत है, तो 25% अधिक है। तो इसका मतलब ध्यान रखना बेटे, मतलब 125% ही हो जाएगा। तो क्योंकि जो है ए से ज़्यादा है ना, ये कितना परसेंट, ये कितना परसेंट है कह रहा है, ये कितना परसेंट अधिक है नहीं कह रहा। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा बेटे, ध्यान रखना। ये कह रहा है कितना परसेंट है, बी की आय ए से कितना परसेंट है। तो ए से कितना परसेंट है, तो आपका 25% तो अधिक है ही, और 100% तो मान लो 80 बराबर 100 तो होता ही है, तो 25% अधिक है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो या अच्छा, इसका दूसरा तरीका है, अगर मैं इसको 100/80 ले लूँ और गुणा 100 कर दूँ, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ये हो जाएगा 500/4। तो अगर मैं 4 से काटूँ डायरेक्ट, तो 4 एकम 4, और आपका बचेगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो डायरेक्ट भी हो गया, देखो 125 यहाँ से भी आ गया। ठीक है ना। तो वो कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत है, तो बी की आय बटे ए की आय गुणा 100, तो आपको डायरेक्ट 125 आ जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी है, चाहे आप ऐसे सोल्व कर लो, चाहे ऐसे सोल्व कर लो। आप वैसे सेकंड वाला मेथड ही लगाओगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना, इसमें कहीं कन्फ्यूजन हो जाए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनू अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय 40% से बढ़ जाए तो अपनी बचत को 25% से बढ़ा देगा। ऐसी स्थिति में उसका नया खर्च पूर्व खर्च से कितना % अधिक होगा। देखो एक बात बताओ, सोनू है, ठीक है ना, सोनू की आय मुझे नहीं पता कितनी है, मैंने मान लिया सोनू की आय 100 रुपये है। ठीक है ना, 100 रुपये कह रहा है, उसका 80% तो वो खर्च कर देता है। तो इसका मतलब 80 रुपये खर्च कर गया उसने, बचे कितने उसके, 20 रुपये। अब कह रहा है यदि उसकी आय 40% बढ़ जाए, तो पहले उसकी आय 100 रुपये थी, अब कितनी हो जाएगी, 140। तो वो अपनी बचत को 25% से बढ़ा देगा। भाई देखो 80% तो ये खर्च था, ये क्या था, खर्च, और ये क्या था, बचत। तो अपनी बचत को 25% बढ़ा देगा। मान लो अगर ये बचत में अगर ये 25% बढ़ा दे, तो 20 का 25% अगर ये बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा। भाई देखो मैंने आपको क्या बताया था, चलो छोड़ो मैं बता देता हूँ। 20 का 25% हो जाएगा 20/4। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। मतलब कि 20 गुणा 25/100 मतलब 1/4, तो 20/4 हो जाएगा। तो 20/4 अगर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5। तो 5 अगर वो बढ़ा रहा है, तो पहले 20 था, तो अब कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, अब बताओ ये 5% बढ़ गया, 5% इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये 25 हो गया तुम्हारा। तो अब एक बात बताओ, क्या कहता है कि ऐसी स्थिति में उसका नया खर्च पूर्व खर्च से कितना % अधिक होगा। तो 25 अगर ये खर्च हो गया, तो 140 में से अगर मैं 25 घटा दूँ तो बचेगा कितना, तो ये बचेगा 10 में से 5 गया 5, आपका 3 में 2 गया 1, 115 बचेगा। तो कह रहा है ऐसी स्थिति में जो नया खर्च है वो पूर्व खर्च से कितना % अधिक है। तो पूर्व खर्च इसका कितना था बेटे, पूर्व खर्च कितना था, ये 80% था, 80 था ना, और अब कितना हो गया खर्च, 115। तो कह रहा है नया पूर्व खर्च से कितना % अधिक है। तो पहली बात तो ये चेक करो कितना अधिक है, तो 80 में कितना जोड़ोगे, 115 हो जाएगा 35, है ना। अब बटे
किससे अधिक है, 80 से, गुणा 100। यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना बेटे। देखो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 छक 30, तो 700/16 आ जाएगा। और काटते हैं इसको, रुक जाओ, देखो 16 चौका 64, कितना बचा फिर 6, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 60, ठीक है। 16 तियाँ 48, फिर कितना बचा 12, तो 16 85, 16 छिका 96, 16 सत्ते 112। तो मतलब ये यहाँ पे जो है 43.75 आपके सामने नज़र आ रहा है। इसका ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 42% अंक लाना पड़ता है। एक छात्र ने उस परीक्षा में 340 अंक प्राप्त किया तथा 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो एक बात बताओ, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए 42% अंक की जरूरत है। अगर 42% से अगर कम होगा तो वो फेल हो जाएगा। कह रहा है उस परीक्षा में वो 340 अंक तो लाया और 38 अंकों से फेल हो गया। तो देखो मान लो कि परीक्षा का टोटल जो मतलब अंक था x था, ठीक है, और उसका 42% जो है पूरे नंबर का लाओगे तभी वो बच्चा जो है पास होगा, जो भी होगा, ठीक है। तो कह रहा है उसने 340 नंबर तो वो लाया और 38 अंकों से वो फेल भी हो गया। तो अगर मैं इसमें 340 में है, अगर मैं 38 जोड़ दूं तो वो पास हो जाएगा। और 42% अंक ही उसके पास होने के नंबर हैं, तो ये भी पास होने के बराबर। मतलब समझ में आ रही है बात बेटे, ये जो टोटल नंबर का जो 42% है ये पासिंग मार्क्स हैं, और यहाँ ये फेल हो गया और उसमें 38 नंबर से वो फेल हुआ है, तो दोनों को मैं जोड़ दूँ तो पासिंग बराबर पासिंग होगा ना। तो ये हमारी इक्वेशन बेटे बैलेंस हो गई। ये बहुत ज़रूरी है, इक्वेशन बैलेंसिंग करना आपको सीखना। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं अगर आपने ये बैलेंस करना सीख लिया तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। यहाँ चेक करते हैं, देखो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ हो जाएगा बेटे 50, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो 21x/50 बराबर हो जाएगा आपका। इसको ऐड कर देते हैं तो 8 4 3 7 378, तो डायरेक्ट काट देते हैं बेटे, ठीक है ना। तो देखो 21 एकम 21, ठीक है, और आपका बचेगा 16, 168 हो जाएगा। तो 2 6 18, 2 5 10, 2 6 12, 2 9 18, तो 2 8 16, तो 8 बार में चला जाएगा। 168 है ना, 2 8 16, 160 हो जाएगा और 1 8 टाइम में हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू होगी बेटे आपकी, आप चाहो तो वैसे हल्के छोटे नंबर से भी काट लेना, मर्जी आपकी। तो 18 ये आपका पौना 50, 18 5 90, तो आपकी वैल्यू जो x की आ जाएगी 900। इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी भिन्न के अंश को 25% से बढ़ा दिया जाता है तथा हर को 20% से कम कर दिया जाता है, तो जो भिन्न प्राप्त होगा वह 5/8 है। तो आरंभिक भिन्न क्या है? तो एक काम करो ना, इसमें डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर दो, कोई जरूरी थोड़ी नहीं है कि हम एक्स और वो मान के चलें, ठीक है ना। तो एक काम करो, 2/5 है, कह रहा है इसके भिन्न के अंश को 25% बढ़ा दिया। तो पहले मान लो 100% था, ठीक है ना, तो अब वो कितना हो गया 125/100, ठीक है ना। 100/100 था मान लो पहले, तो 25% अंश में बढ़ा दिया, और कह रहा है हर में 20% कम कर दिया, तो ये 80/100 हो जाएगा। तो 100 में ऊपर जो है 20% कम कर दिया, तो नीचे वाले दोनों 100 तो डायरेक्ट ही कट जाएंगे, ठीक है। तो एक बात बताओ आपको क्या बचेगा, देखो काटो डायरेक्ट, कैसे कटेगा, 5 एकम 5, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ठीक है, 5 पंजे 25, तो 5 दूनी 10/16 आ रहा है। तो एक बार बताओ, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, तो 5/8 तो डायरेक्ट ही आ गया, पहला ही आंसर हो जाएगा इसका 2/5, ठीक है बेटे। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतोष के पास जितनी भी पूंजी थी उसका 20% वह कारखाने के भवन निर्माण पर खर्च करता है, 35% मशीनों पर तथा 25% तथा 15% कच्चे माल पर खर्च किया। यदि 3% फर्नीचर पर खर्च करने के बाद अगर उसके पास 75,600 रुपये बचा लिया हो तो उसके पास कितनी पूंजी थी? एक बात बताओ, मैंने अभी आपको क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन को मैंने मान लिया उसकी जो पास टोटल पूंजी थी वो 100 रुपये थी,
ठीक है। तो कह रहा है उसका 20% तो वो कारखाने पे लगा दिया उसने, लो 20 रुपये उसने कारखाने पे लगा दिए, 100 का 20% 20 रुपये होते हैं ना। इसके बाद कहता है कि 35% मशीनों पे लगा दिए, 35 रुपये उसने मशीनों पे लगा दिए। फिर 15% कच्चे माल पे लगा दिए, 15 रुपये उसने कच्चे माल पे लगा दिए। अब कह रहा है यदि 3% फर्नीचर पे भी लगा दिए उसने, 3 रुपये फर्नीचर पे भी लगा दिए। अब जो बचे हुए पैसे हैं वो इसके बचे हुए पैसे के बराबर हो जाएंगे। तो देखो 20 और 35 कितने होते हैं, 55। अब 15 70 और 3 73, तो 73 रुपये तो यहीं ख़त्म हो गए इसके। तो बचे कितने उसके, तो ये बचे बेटे 27 रुपये। तो 27 रुपये के बराबर उसके बचे हुए पैसे के बराबर हैं। बचे हुए पैसे कितने हैं, 75,600। तो हमने देखो यहाँ से क्या करेंगे, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 75,600 बटे 27, और हमने मानी कितनी थी उसके पैसे, भाई उसकी पूरी पूंजी पूछ रहा है ना, तो मैंने 100 रुपये मानी थी, तो 100 से क्या कर दूंगा बोथ साइड मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आपका जो ना ये 100 है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक बात बताओ, डायरेक्ट वैल्यू कट जाएगी, 9 तियाँ 27, इसे काटो, 9 अठे 72, 3 बचेगा, 9 चौक 36, 0 0। तो आपकी वैल्यू जो आ रही है बेटे 8400 गुणा 100 बटे 3, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 0 0, 2800 और 2 0 और है, तो 2800 ये रहा और 2 0 ये रहा, ठीक है ना बेटे। तो आपका हो जाएगा 2,80,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कह रहे नूतन अपनी आय का 25% भोजन पर खर्च करती है, शेष राशि का 20% वस्त्र पर तथा पुनः शेष राशि का 40% वह शिक्षा पर खर्च करती है। यदि वह 8,640 रुपये बचा लेती हो। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है बेटे, कोई नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में सोल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे।